चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एन्युटी के कॉन्सेप्ट। बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स, लगभग 15-16 शॉर्टकट्स इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। बड़े ध्यान से एक चीज़ आपको ध्यान सुननी है, और जो मैं शॉर्टकट्स बताऊंगा वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम में शॉर्टकट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले हम इस चैप्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और दूसरा पार्ट होगा एन्युटी, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिए जरा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको बड़े एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आपने बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट किए, ठीक है जी, और ये अमाउंट आपने डिपॉजिट किया 3 साल के लिए, जिसपे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 10% पर एनम। दो सिचुएशंस थी मैंने अब आपको इसके आगे। केस 1 हो सकता है वो सिंपल इंटरेस्ट मिले, केस 2 हो सकता है वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिले। सिंपल इंटरेस्ट, केस 2 कंपाउंड इंटरेस्ट। ना क्या है चीजें एक एक करके देखते हैं। सपोज आपने 100 रुपए डिपॉजिट किए 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। केस 1 जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो होगा क्या, कितना इंटरेस्ट आपका बनेगा, 100 रुपए आपने डिपॉजिट किए, 10% हो गया 1 साल का, 10% पर एनम, पर एनम मतलब 10% हो गया 1 साल का, और कितने सालों के लिए मिलेगा, 3 सालों के लिए। तो ये आपके पास टोटल आ गया 10 इंटू 30 रुपीज। आपके पास जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 30 रुपीज। तो इस केस में अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा, जो भी आपने डिपॉजिट करवाया था प्लस जितना आपको इंटरेस्ट मिला, दैट इज 100 प्लस 30, कितना 130। बहुत ही सिंपल बात। बट अगर ये दूसरे तरीके से हम देखें कि सपोज मुझे मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर चीजें किस तरीके से मूव ऑन करती हैं, बड़े आराम से एक एक चीज हमें देखनी है। देखिए इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ईयर टू ईयर बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, आपने सबसे पहले डिपॉजिट किए 100 रुपए, तो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 100 का 10%, कितना 110, पहले 100 का 10%, सॉरी कितना हो गया 10, पहले साल का इंटरेस्ट आपका आ गया 10। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपके अकाउंट में कितना हो चुका, 100 आपने जमा करवाए थे, 10 रुपए का इंटरेस्ट, तो टोटल हो गया 110। बट अब जब मैं सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालूंगा, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मुझे 100 रुपए पे नहीं मिलेगा। मेरे फर्स्ट ईयर के एंड तक अमाउंट 110 रुपए हो चुका है, तो मुझे जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 रुपए पे मिलेगा। 110 का 10%, दैट इज ₹11। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ
सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 110 रुपए आपका बेसिक प्रिंसिपल था 1 साल के एंड तक, और उस पर 11 रुपए का इंटरेस्ट और आ चुका, तो कितना हो जाएगा? 121 रुपए। सेम वे अब मैं निकालूंगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो 121 रुपए पे अब मुझे 10% मिलेगा, विच इज 12.1। तो अमाउंट जो है वो थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा? 121 जमा 12, 133। कितना हो जाएगा? 133। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम डिफरेंस देखें तो सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट आपने इनिशियली डिपॉजिट कर दिया, ईयर टू ईयर आपको ब्याज उसी पे ही मिलेगा। बट अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का केस देखें तो जो इंटरेस्ट है आपका वो यहां पर ईयरली कैलकुलेट होगा, 100 पे 10%, 10, फिर वो आपके डिपॉजिट में ऐड हो जाएगा, अमाउंट आपका हो गया 110, और अगले साल जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको 110 पे मिलेगा, ना कि 100 पे। फिर 11 रुपए इंटरेस्ट मिला, आपका टोटल अमाउंट हो गया 121, फिर आपको 121 पे 10% मिला 12 रुपए, आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 133। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा बेटर है। सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो अमाउंट था वो कितना बना 3 साल बाद? 130 रुपए, जबकि कंपाउंड में कितना बना? 133 रुपए। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे यहां पर ये लेनी है दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज बेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से बेटर है। ठीक है जी, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसमें और चीजें सिखाता हूं। नोट करिए इसे आप। चलिए, तो अभी तक आपने बेसिक चीज मेरे से सीख ली दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, केस 1 कंपाउंडेड एनुअली, केस 2 कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये क्या है सर? 2 मिनट बस आप शांति रखिए, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। ईयर टू ईयर, हर साल जैसे जैसे एक एक साल होता जाएगा हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जबकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयर के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा, पूरे पूरे साल पे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। एनुअली अभी आपने जो मेरे साथ देखा था वो आपने एनुअली ही किया था, फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए। कंपाउंडेड एनुअली, ध्यान से देखिए। आपने 100 रुपए जमा करवाए, प्रिंसिपल जिसको मैं बोल सकता हूं, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 100 का 10% कितना? 10 रुपीज। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 100 जमा 10, 110। ये भी आपने मेरे साथ किया था, वही चीजें हैं। फिर आपने इंटरेस्ट निकाला था सेकेंड ईयर का
वो आया था आपका 11 रुपीज। तो अमाउंट जो आपका सेकेंड ईयर का था वो कितना बना था? 110 प्लस 11 121। फिर आपने इंटरेस्ट निकाला था थर्ड ईयर का जो कि आया था 12 रुपीज। तो जो अमाउंट है थर्ड ईयर में जाके वो कितना बना? 121 प्लस 12 133। ये हमने अभी देखा था कंपाउंडेड एनुअली का केस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या है ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली? ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला हाफ ऑफ ईयर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर 100 का 10% और हाफ है 6 मंथ्स पे है ना। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? 6 मंथ्स। तो 6/12 तो कितना आया? 5 रुपीज। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ हाफ ईयर 100 रुपए थे, 5 रुपए इंटरेस्ट मिल गया, कितना हो गया? 105। अब देखें इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले हाफ साल का इंटरेस्ट। हाँ जी, अब अमाउंट कितना हो चुका है? 105। इस पे आपको 5% सॉरी इस पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने के लिए। तो जब आपको 105 पे इंटरेस्ट मिलेगा 105 का 10% 5.25। तो अमाउंट देखिए हाफ पहले हो चुका था, हाफ ये हो गया, तो लिख दूं अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर 105 प्लस 5.25 110.25। ठीक है जी, तो ये आ गया एक साल के एंड में 110.25। अब इसके बाद इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर 110.25 का 10% फॉर 6 मंथ्स 0.25 10%, this is 5.5125. So now the amount at the end of 1.5 year, क्योंकि हाफ ऑफ करके 3 बार हो चुके हैं, 110.25 प्लस 5.5125, सो 10.25 ये आया आपका 115.7625। इसके बाद इंटरेस्ट निकालिए फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। हाँ जी 115। अब यहां पर मैं सिर्फ 0.76 ले लेता हूं, डेसिमल्स पढ़ चुके हैं का 10%, हमें 10% लेना है फॉर अगेन 6 मंथ्स। सो 115.76 into 10% divided by 2, this is 5.79। मैं उसे ले रहा हूं राउंड ऑफ करके। नाउ तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 115.76 प्लस 5.79। ठीक है जी, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 121.55
0.55 आपके पास आ गया। नाउ अब इसको थोड़ा सा और आगे करने के लिए मैं इसको इनिशियल जो मैंने किया था इसे रब कर रहा हूं। देखिए फिर इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर किस पे निकलेगा? इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर हमारा निकलेगा 121.55 10% इंटू 6/12 6.08। तो अमाउंट at the end of 2.5 years 121.55 plus 6.08 to 1.55 plus 6.08 127.63। now interest for next half year again 127.63 10% 6/12 10% by 2 6.38। तो अब यहां पर आप ऑब्जर्व करें अमाउंट एट द एंड ऑफ third year this will be 121.55 plus 6.38 121.55 plus 6.38 sorry 127.63 127.63 plus 6.38 दिस कम्स आउट टू बी और 134। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जब आपने एनुअली किया तो ये आ रहा है 133 रुपए, जबकि इसे आपने हाफ ईयरली किया तो कितना आ रहा है 134 रुपीज। सर क्या आपने 1 रुपए के लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन सिखा दी? बात 1 रुपए की कैलकुलेशन की नहीं है, बात आपको ये बतानी है कि जितनी जल्दी कंपाउंडिंग होगी उतना ही अमाउंट आपका ज्यादा आएगा। क्योंकि होगा क्या, जब आप एनुअली इंटरेस्ट कंपाउंड कर रहे हो तो आप एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट निकाल लोगे, तब आप अमाउंट में ऐड करोगे और अगले साल का इंटरेस्ट फिर उस अमाउंट पे निकलेगा। बट जब आप हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो हाफ ईयर का आपने इंटरेस्ट निकाला, हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल के पहले उसे ऐड कर दिया और अगले हाफ ईयर का इंटरेस्ट जो है वो 100 रुपए पे नहीं है, वो 105 रुपए पे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, जितनी जल्दी कंपाउंडिंग होगी, एन ईयरली है हाफ ईयरली है, तो जितनी जल्दी कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली जल्दी है उतना ही ज्यादा आपका अमाउंट बनेगा। क्वार्टरली होती तो और ज्यादा अमाउंट बनेगा, मंथली होगी और ज्यादा अमाउंट बनेगा, डेली होगी और ज्यादा अमाउंट बनेगा। तो इन शॉर्ट इसे आप नोट करिए। इन शॉर्ट में आपको क्या बताना चाह रहा था कि अब ये आपको समरी में अपने फॉर्मूला कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कंपैरिजन में ये ज्यादा होगा, ये आपका एनुअली, ये ज्यादा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली ज्यादा है किससे? कंपाउंडेड एनुअली से। वो ज्यादा होगा कंपाउंडेड क्वार्टरली से। वो ज्यादा होगा कंपाउंडेड मंथली से। वो ज्यादा होगा कंपाउंडेड
डेली से। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी कि जितनी जल्दी कंपाउंडिंग होगी अमाउंट हमेशा उतना ज्यादा बनेगा। पहली चीज तो ये। नाउ सर, क्या कोई डायरेक्ट वे आउट है कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला? जी हाँ, ध्यान से देखें। सिंपल इंटरेस्ट में तो बड़ा सिंपल सा तरीका था जो आपने देखा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, और फिर आपको अमाउंट निकालना था तो आपने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया क्या, सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर मैं बात करूं कंपाउंडेड की, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, तो देखिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट में अभी मैं एनुअली की बात कर रहा हूं, सीधे आप अमाउंट निकालते हैं P1 प्लस आई की पावर n। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, I का मतलब क्या है यहां पे, I का मतलब है जो भी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइड बाय 100, n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। और अगर आपको यहां पर इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यहां पर कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जैसे वो एग्जांपल अभी जो हमने लिया था उसी को देखते हैं। आइए, आपने कितने रुपए डिपॉजिट किए थे, 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, टाइम कितना था 3 साल, अमाउंट 100 रुपए 1 प्लस, अब देखिए आई मुझे निकालना है, आई इज R by 100, so 10 by 100, 0.1, और दिस इज 3, तो 100 1.1 की पावर 3। नाउ अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1.1 इंटू, ध्यान से देखिएगा एक चीज दोबारा बता रहा हूं, 1.1 इंटू इक्वल टू दबाते के साथ ही आपका स्क्वायर आ जाता है, फिर एक और इक्वल टू दबाइए क्यूब आ जाएगा, फिर एक और इक्वल दबाएंगे पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, जहां तक आपको निकालनी है। खैर यहां मुझे क्यूब निकालना है, तो 1.1 इंटू इक्वल टू करते क्या आ जाएगा, स्क्वायर, फिर क्यूब, तो ये आ गया आपके पास 100 इंटू 1.331, तो ये एक तरह से आ गया 133। आप चेक करें, जब आपने कंपाउंडेड एनुअली निकाला था तो आपका वो फॉर्मूला क्या था, 133। ठीक है जी। तो बेसिकली अभी आपने सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ कि सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये आपने मेरे साथ अभी सीखा। अब हमें स्विच ओवर होना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, मंथली, डेली अगर आ गया तो ये सब चीजें हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या इन सब चीजों को निकालने का तरीका होगा। आइए अब हम इसके ऊपर अपनी डिस्कशन करेंगे। चलिए, अब हमने ये तो देख लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला जा सकता है। अब मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूं कि बेसिकली अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, तो उस केस के अंदर हम कैसे उस चीजों को निकाल सकते हैं। आइए देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकालने के लिए आप फॉर्मूला देख चुके हैं, क्या था, P1 प्लस आई की पावर n। ठीक है जी। अब मुझे अगर हाफ ईयरली निकालना है तो क्या करूंगा, ध्यान से देखिए आराम से एक एक चीज। भाई एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 होते हैं 6-6 महीने के। एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2। तो आपने कहा कि सर एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, हाफ ईयर्स कितने हो गए, 2। तो आपको क्या करना है, डिवाइड आई फ्रॉम 2 एंड मल्टीप्लाई n फ्रॉम 2। आई को आप 2 से डिवाइड कर दो और n को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब याद करिए वो क्वेश्चन, डिपॉजिट कितना था 100 रुपए, इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, टाइम 3 इयर्स। और जब मैंने आपको सेकंड पार्ट करवाया था तो क्या था, कंपाउंडेड
हाफ ईयरली, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। मैंने बोला फॉर्मूला पहले आप लिखिए, P1 प्लस आई की पावर, आराम से एकदम पेशेंस, 100, आई कितना है, आई इज R बाय 100, तो 10 बाय 100 कितना हो गया, 0.1, ठीक है जी। n कितना है, 3, बट क्योंकि हाफ ईयरली है तो i को डिवाइड कर दीजिए 2 से और n को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, मतलब 100, 1 प्लस 0.05, 3 2 जा 6, तो ये 0.1 डिवाइड बाय 2, 0.05, 1.05 इंटू, अब अगेन वैसे ही देखिए 1.05 पावर 6 है, इंटू 2 करते के साथ ही क्या आ जाएगा, इक्वल टू दबाते क्या आ जाएगा, स्क्वायर, फिर क्यूब, 4 5 6 आ गया जी, 100, 1.3400 समथिंग, कितना 134। आप चेक करिए आंसर कितना था पीछे, जहां आपने नोट्स बनाए आप देखिए, जब हाफ ईयरली किया था 134 आया था, जब आप मेरा मजाक भी बना रहे थे कि सर देखो 1 रुपए के लिए आपने क्या क्या करवा दिया। देखिए तो ये हाफ ईयरली आप कैसे निकालेंगे, डिवाइड आई को कर दीजिए 2 से और एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। सेम वे अगर क्वार्टरली है, वो आपको बोलता है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो क्या करेंगे, डिवाइड आई फ्रॉम 4 मल्टीप्लाई n फ्रॉम 4। सेम वे मंथली है, सही सोच रहे हैं आप एकदम, डिवाइड i फ्रॉम 12 मल्टीप्लाई n फ्रॉम 12, ठीक है जी। तो बेसिकली ये आपके पास शॉर्टकट है कि अगर आपको कंपाउंडेडली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली निकालना है। आइए अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूं इसके ऊपर, इसे आप नोट करिए पहले। देखिए सपोज मैंने आपको बोला कि मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने डिपॉजिटेड 5000 रुपीज, टाइम पीरियड मैंने आपको बोला कि उन्होंने ये पैसा जमा करवाया 5 सालों के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। आपको बोला गया फाइंड अमाउंट एंड इंटरेस्ट फॉर द पीरियड यूजिंग, सारे केसेस में आपको दे रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसमें मैंने बहुत सारे केस दे रहा हूं, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। चलिए 3 ही देता हूं। अब ये आपको कैलकुलेट करना है, शुरू हो जाइए अपने आप करना, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखा चुका हूं, मेरे करने से पहले आपका हो जाना चाहिए। चलिए फटाफट इसे करना शुरू करिए। आइए सबसे पहले है सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं, आपको पता है कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, सो 5000 इंटू 10 इंटू 5 बाय 100,
कितना आ गया 2500। तो अगर आपको अमाउंट निकालना है तो 5000 प्लस 2500 कितना आ जाएगा 7500। यहाँ पे आपका ये इंटरेस्ट आता है, इस इंटरेस्ट में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सेकंड, कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं। आइए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला है एनुअली। आपको पता है यहाँ अमाउंट ही निकलता है P 1 प्लस आई की पावर n। P है आपका 5000, 1 प्लस I जो है वो है आपका 10%, तो 10% I जो है वो 10/100 कितना हो जाता है 0.1, n कितना है 5। आइए कैलकुलेट करते हैं इसे। 1.1 इंटू इक्वल टू तो बात ही क्या आ जाएगा स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5, 1.610 5000 1.61051। बेशक आप सीधे इंटू 5000 कर दीजिए जो भी कैलकुलेटर पर है, तो ये आ गया 8052.55। नाउ इस केस में इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट इज 8052.55, प्रिंसिपल इज 5000, 3052.55। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट केस में जब आपने इसे एनुअली किया। अब अगर हम इसे हाफ ईयरली करते हैं तो चीजें कैसे मूव ऑन करेंगी। आइए, सिंपल इंटरेस्ट आपने नोट डाउन कर लिया, मैं हाफ ईयरली आपको करके दिखा रहा हूं। आइए, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए मैंने आपको क्या बताया था, P1 प्लस आई की पावर n। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से डिवाइड, तो 5000 1 प्लस 0.1 की पावर 2, 5 इंटू 2, 5000 1 प्लस 0.05 की पावर 10, तो 1.05 इंटू 10 square cube 4 5 6 7 8 9 10, this comes out to be 1.6288, so this will be 8144.4। ये आपका यहां पर आ गया। और अगर इस केस में आपको इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट आपका क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, that is 8144 minus 5000, 3144। ठीक है जी। नाउ इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वार्टरली। या आपने हाफ ईयरली किया, मैं एनुअली रब कर रहा हूं, यहां पे हम क्वार्टरली करेंगे। देखिए, अब मुझे निकालना है क्वार्टरली। तो क्वार्टरली निकालने के लिए अगेन सेम फॉर्मूला, ए P1 प्लस आई की पावर n डिवाइड बाय 4 इंटू 4, 5000 1 प्लस 0.1 बाय 4, 5 इंटू 4, 5000, this will be 0.025 की पावर 20। लेट मी चेक इट अगेन, 0.1 divided by 4, yes, so 0.1 divided by 4 plus 1, 1.025। now we have to find out इसकी पावर 20, हमें इसकी पावर 20 निकालनी है, तो इक्वल टू दबाती स्क्वायर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। So 5000 1.6386 to 5000. So this will be 8193. Now, so interest is
amount minus principal, 8193 minus 5000, so this will be 3193. This will be 3193. तो आपने देखा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, एनुअली हो, क्वार्टरली हो, मंथली भी इस तरीके से निकाल सकते हैं. कोई भी चीज आप इसमें कैलकुलेट करना सीख सकते हैं. ठीक है जी. चलिए अब हम कुछ शॉर्टकट्स डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के. ये शॉर्टकट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं आपके लिए. देखिए if R is the simple rate of interest, then amount becomes double of itself in 100 by R years. कह रहा है R अगर आपका सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, जो प्रिंसिपली आपने जमा करवाया है वो डबल हो जाएगा 100 बाय R years पे. जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको इसके ऊपर. क्वेश्चन मैंने लिखा, इन व्हाट टाइम पीरियड amount deposited of rupees 12,000 will become double from 10% per annum simple rate of interest. कितने टाइम पीरियड में 12,000 रुपए जो डिपॉजिट किए हैं वो डबल बन जाएंगे 10% पर एनम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से. तो सिंपल सा आंसर है इसका 100 बाय R, 100 बाय 10. तो कितने सालों में? 10 सालों में ये पैसा आपको क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. ठीक है जी. तो ये है आपका सबसे पहला शॉर्टकट. सेकंड है, इफ R is the simple rate of interest, then it will become triple of itself in 200 by R years. तो अमाउंट जो है वो ट्रिपल हो जाएगा 200 बाय R years में. एग्जाम्पल में क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखिए. मैंने बोला इन व्हाट टाइम पीरियड अमाउंट deposited of rupees 50,000 will become triple if simple rate of interest, simple interest is calculated at the rate of 12.5% per annum. ठीक है जी. तो इस केस के अंदर 100 बाय क्या बोला मैंने आपको? 200 बाय R, 200 बाय 12.5. द आंसर विल बी 16 years. 16 years के अंदर वो जो अमाउंट है आपका क्या हो जाएगा? ट्रिपल. तो ये दो छोटे छोटे शॉर्टकट्स आपने सीखे. पहले आप इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे हम मूव ऑन करते हैं. नाउ कमिंग टू द थर्ड शॉर्टकट, इफ R is the simple
सिंपल की जगह अगर मैं इसे कंपाउंड कर दूं, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इन दैट केस वो डबल हो जाएगा 72 बाय आर ईयर्स में। कितने ईयर्स में? 72 बाय आर। जैसे यही क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं कि 12,000 रुपए आपने जमा करवाए, डबल हो जाए 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअल। चलिए ये पूरा पहले नोट करिए। आइए देखिए 72 बाय 10 तो 7.2 ईयर्स। अगर आप इसे मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 7 ईयर्स जो पॉइंट के बाद है, 0.2 है, इसको इंटू 12 करके जो भी आएगा वो आपके मंथ्स हो जाएंगे। करिए जरा 0.2 इंटू 12, 0.2 इंटू 12, 2.4, तो 7 ईयर्स 2 months. In fact, it is 2.4 months, बट आप 2 months छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, सीधे आपको नहीं करना। कई बार क्या होगा, जैसे सपोज ये 0.5 है तो 0.5 इंटू 12 कितना आएगा? 6। तो आपको ये नहीं करना कि जो पॉइंट में है वही मंथ्स है, जो भी पॉइंट में है उसे आप इंटू 12 करिए, फिर जो आता है वो आपके मंथ्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है जी। नाउ इफ आर फोर्थ शॉर्टकट पे मैं आ रहा हूं, if R is the compound rate of interest, then it will become triple of itself in 114 by R years. चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यही वाला। इफ इन व्हाट टाइम पीरियड अमाउंट डिपॉजिट will become triple of itself at the rate of 15% per annum compounded annually। compounded annually का ही शॉर्टकट है। चलिए आइए। now in this case this will be 114 by 15, 114 by 15। now compute it, 114 divided by 15, 7.6 years, 7.6 years। now 0.6 into 12 तो 7 years 7 months। 0.6 को मैंने इंटू 12 किया ताकि क्या आ जाए? मंथ्स। तो आप देखेंगे 7 year 7 months। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई, 4 शॉर्टकट्स छोटे छोटे। अब मैं 5th शॉर्टकट की तरफ मूव ऑन कर रहा हूं, बहुत बहुत ध्यान से देखिए। देखिए जितने शॉर्टकट्स मैं आपको ऑनबोर्ड करवा रहा हूं, आप देखेंगे इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम के अंदर मिलेंगे, एज वेल एज जब आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आईसीए मॉड्यूल की, या कोई भी जो भी आपका इंस्टीट्यूट मॉड्यूल है, आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहां। आइए 5th शॉर्टकट, इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन फॉर 2 years, if the difference between simple interest and compound interest is given for 2 years, then in such a case principal will be d into 100 का स्क्वायर by r square। दिस इज व्हाट d into 100 का स्क्वायर r square। ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन से समझाता हूं आपको। द डिफरेंस
between simple interest and compound interest on sum of money deposited in a bank for 2 years is 640 at the rate of 8% per annum. Find the amount deposited इनिशियली. हमने कितना अमाउंट इनिशियली डिपॉजिट किया था. कह रहा है कि मैंने कुछ पैसे जमा किए और उस पे अगर आप 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालें और 2 साल से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें. किस रेट से? 8% से. आप 8% पर एनम से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालें और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो आपको 640 मिलेगा. तो बताइए मैंने कितना पैसा जमा करवाया था. आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, शॉर्टकट आपके सामने है. डी कितना है बताइए. डी इज द डिफरेंस. डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस. कितना है? 640. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. नाउ पुट द वैल्यूज. 640 इंटू 100 का स्क्वायर बाय 8 का स्क्वायर. सो 640 इंटू 100 इंटू 100 by 64. 10. 100 into 100 into 10. 1000 into 100. This comes out to be a 1 lakh. ये आपका कितना आता है? 1 lakh. 200 into 10. Yes. ठीक है जी. तो ये था बेसिकली आपका कि आपने किस तरीके से अगर डिफरेंस गिवन है तो निकालना है 2 years का. अगर मैं इसी चीज को नोट कर लीजिए पहले आप उसे 6 शॉर्टकट 3 years कर दूं, उस केस में आप कैसे निकाल सकते हैं? d इंटू 100 की क्यूब r स्क्वायर r प्लस 300. अगर यही डिफरेंस आपको 3 साल के लिए गिवन है तो आप इसे कैसे निकालेंगे? d इंटू 100 क्यूब r स्क्वायर r प्लस 300. क्या है ये? सपोज यही क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूं. 3 years इज 1000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. तो फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इनिशियली. चलिए आइए. तो अगर आप यहां देखें तो जो आपका डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है? 1000. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%. चलिए तो 1000 इंटू 100 की क्यूब r इज 5 का स्क्वायर 5 प्लस 300. तो 1000 इंटू 100 to 100 into 100 by 25 into 305. आइए 1000 into 100 into 100 into 100 divide by 25 divide by 305. So this is 131147. ये आपका आंसर आ गया 131147. तो बेसिकली ये आपने देखा 6 नंबर शॉर्टकट के अगर डिफरेंस गिवन है 3 सालों के लिए तो हम चीजों को किस तरीके से कंप्यूट करेंगे. ठीक है जी. अब मैं आपको 7th शॉर्टकट की तरफ लेके जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा. सेवेंथ शॉर्टकट जो है आपका वो अगेन सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड है. ध्यान से देखिए. इफ अमाउंट
if a sum of money deposited in a bank becomes A1 in T1 years and A2 in T2 years. A1 बन जाता है T1 years में और A2 बन जाता है T2 years में. Then the amount deposited initially. देखिए कैसे करेंगे. T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, A2 A1. क्या है ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए. कह रहा है A1 बन गया T1 ईयर्स में. एक एग्जाम्पल से सारी चीजें समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी. मैंने बोला एन अमाउंट, अ सम ऑफ मनी becomes 15,000 in 5 years and 18,000 in 8 years. Find initial amount deposited. हमने इनिशियल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया था ये हमें निकालना है. ध्यान से देखिए. कहता है इफ सम ऑफ मनी बिकम इन A1 इन T1 ईयर्स, मतलब 15,000 हो गया यहां पर A1 और वो T1 ईयर्स में, T1 हो गया क्या 5 ईयर्स. 15,000 रुपए हो गई 5 साल में, मतलब A1 हो गई T1 ईयर्स में और A2 हो गई T2 ईयर्स में, मतलब 18,000 हो गई 8 सालों में. तो कितना अमाउंट हमने डिपॉजिट किया था. फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है. देखिए T1 माइनस T2, इसको ऊपर एज इट इज लिख दीजिए. T1 माइनस T2, T1 के साथ A2, T2 के साथ A1. नाउ आई तो फॉर्मूला क्या है T1 माइनस T2, फिर इसको ऊपर ऐसे लिखूंगा सेम, फिर यहां A2 और यहां पर A1. अब 18,000 इंटू 5, 8 इंटू 15, 5 माइनस 8, 90, 1,20 and minus 3. So minus 30 minus 3, ये आपका कितना आ गया 10,000. और ये जो है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट की एप्लीकेशन है. लिख लीजिएगा, ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड नहीं है. ठीक है जी. नाउ अब हम अपने लास्ट शॉर्टकट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के. ध्यान से देखिएगा. क्या है ये लास्ट शॉर्टकट. इफ सम ऑफ मनी बिकम्स n times in t years, then it will become m times in m minus 1 by n minus 1 into t years फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट. क्या है ये, आइए जरा समझते हैं कि एग्जांपल से. उसने बोला सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times in 20 years from R rate of interest. In what time
period it will become 5 times। कितने टाइम में वो 5 गुना हो जाए? हाँ जी, 3 टाइम्स हो गया, मतलब n टाइम्स हो गया t ईयर्स में, n टाइम्स हो गया t ईयर्स में, तो कितने टाइम्स में वो 5 टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स मतलब यहां पर m, तो m माइनस 1 n माइनस 1 इंटू t, 5 माइनस 1 n is 3 minus 1, t is 20, 4 by 2 into 20, 10, 10, 4, 40 years। ठीक है जी, तो ये आपके शॉर्टकट्स हैं, जरूर आप इसे अपनी फॉर्मूला कॉपी में रखें। ये आपके रियल एसेट्स हैं जो आप देखेंगे एग्जाम में बड़े बेनिफिशियल होंगे, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऊपर वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे जो अपने पेपर को पढ़ने की अप्रोच है, फुल फ्लैश क्वेश्चंस पे कम फोकस करना है, प्रॉपर्टीज एंड शॉर्टकट्स पे हमारा फोकस सबसे ज्यादा रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, उसके बाद इसे कंप्यूट कैसे किया जाता है। ध्यान से देखिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज आपने 100 रुपए डिपॉजिट करवाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयर, तो होगा क्या? आपको पहले 6 महीने का ब्याज मिलेगा, कितना? 5 रुपए का अमाउंट हो जाएगा 105, फिर 105 का 10% 6 महीने के लिए आपको मिलेगा 105 का 10% 5.25, तो ये कितना आ जाएगा? 105 प्लस 5.25, तो 110.25। तो अल्टीमेटली जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला? 110.25 माइनस 100, 10.25, 10 रुपए 25 पैसे का आपको टोटल इंटरेस्ट मिला। नाउ अगर देखिए 10% था, जबकि आपको इंटरेस्ट मिला कितना? कंपाउंडेड हाफ ईयरली से 10.25। इसी चीज को हम सीधे निकाल सकते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कैसे? ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। n हमेशा आपको 1 लेना है, n आपको हमेशा 1 लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर 1 प्लस 10% मतलब 0.1, 1 माइनस 1। अब हाफ ईयरली है तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 1.05 पावर 2 माइनस 1, 0.05, 1.1025 माइनस 1, 0.1025, इसको इंटू 100 कर दीजिए, क्या आ गया? 10.25। एक्चुअली क्या है, अब देखिए जरा, समझे इसे। आपको वैसे दिख रहा है कि आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बट कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। तो अगर आप इस कंपाउंडेड हाफ ईयरली को एनुअली में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये होगा 10.25%। मतलब या तो आप बोलिए 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या आप बोल सकते हैं 10.25% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। एक ही बात है।
आप 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलिए, 10.25% कंपाउंडेड ईयरली। बेसिकली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मकसद होता है, कब इसका पर्पस होता है कि अगर आपके पास कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली है तो उसे कितने परसेंट वो एनुअली के इक्वल होगा। टू कंप्यूट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। आप देख रहे हैं 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली या 10.25% कंपाउंडेड एनुअली, एक ही बात है। मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूं कि इस पे कैसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। पहले आप इसे नोट करिए। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, विच वन इज बेटर, 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली और 8.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। आपको बताना है दोनों में से कौन सा अच्छा ऑप्शन है। अब इसके लिए जाएंगे या इसके लिए जाएंगे, ध्यान से देखिए। तो आप क्या करेंगे, आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए क्वार्टरली का, 1 + 0.08 क्वार्टरली का है 8.5%, तो 0.085। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैनिपुलेट हो गया है, ये आपके पास आना चाहिए क्वार्टरली और ये आपके पास आएगा एनुअली। प्लीज इसे ठीक कर लीजिएगा। हाँ जी, तो अब आप क्वार्टरली का पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, 0.081 -1। क्वार्टरली है तो इंटू 4 डिवाइड बाय 4। क्वार्टरली वाले का हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं एनुअली में, तो दिस विल बी 0.08 डिवाइड बाय 4 + 1 इंटू स्क्वायर क्यूब 4, सो -1 0.0824 इंटू 100, सो 8.24%। जो आपको 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली मिल रहा है, वो 8.24% कंपाउंडेड ईयरली के। अब यहां 8.5 है, तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि दोनों अब एनुअली में आ चुके हैं। यहां कितना मिल रहा है 8.5, ये कितना है 8.24 कंपाउंडेड, तो ऑब्वियसली आप सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सेकेंड ऑप्शन इज बेटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंडेड क्वार्टरली था, एनुअली था। क्वार्टरली को हमने पहले किस में कन्वर्ट किया, एनुअली में। कैसे, 1 + 0.08 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 -1, ये हमेशा 1 रहता है एन, 0.0824 इंटू 100, 8.24, तो 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली इज 8.24% कंपाउंडेड ईयरली, और यहां पर है 8.5। दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, दोनों में से हमारा सेकेंड ऑप्शन बेटर है। ये था आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वन ऑफ द गुड टॉपिक। चलिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं निकालना, बट ये समवट उसी से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। 3 क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे रखे हैं आपके सामने, तीनों क्वेश्चन एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। मतलब हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है 2%, और जैसे पहले साल 100 पॉपुलेशन है, सपोज पहले साल टाउन की पॉपुलेशन 100 लो, तो 100 का 2% कितना हो, 102। अगले साल 100 का 2% नहीं, 102 का 2% बढ़ती है,
कंपाउंडेड वे में बढ़ती है। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2% एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर। तो कंपाउंडेड फॉर्म में बढ़ रही है, तो कितने सालों में पॉपुलेशन 40% बढ़ जाएगी, कितने सालों में पॉपुलेशन 40% बढ़ जाएगी। आइए ध्यान से देखिए, लेट द इनिशियल पॉपुलेशन 100, इनिशियल पॉपुलेशन को हम क्या मान लेते हैं 100। तो इसके बाद अगर इनिशियल पॉपुलेशन 100 है तो मुझे फाइनल पॉपुलेशन कितनी चाहिए, 40% बढ़ जाए, मतलब 100 प्लस 40% ऑफ 100 140। अब आपको फॉर्मूला पता है, A इज P1 प्लस आई की पावर n। सर ये तो इंटरेस्ट वगैरह का है, बेटा इंटरेस्ट वगैरह का तो है, मेन कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। आपको फाइनल पॉपुलेशन कितनी चाहिए, 140 है, कितनी 100, कितने से बढ़नी चाहिए 2% इन n नंबर ऑफ ईयर्स, सो 1.4 1.02 की पावर n। अब इसे कैसे कंप्यूट करना है, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेटर उठाइए, आप 1.02 की पावर निकालिए, 1.02 लिखा आपने, इनटू करिए, इक्वल टू करते ही क्या आ जाता है स्क्वायर, फिर इक्वल टू करते ही क्यूब। या आप तब तक प्रेस करते रहो जब तक यहां 1.04 में हो जाए और काउंट करते रहिए, 1.02 इंटू पावर 2 0.02 इंटू, हाँ जी, स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आ रहा है आपका 17 पर। तो 1.02 की पावर 17 में इसे लिख सकता हूं, तो n आपका कितना आ जाएगा 70, n कितना आ जाएगा आपका 17। दोबारा रिपीट करो इस स्टेप को, ये कैसे सॉल्व होता है, आप 1.02 लिखिए कैलसी पे, इनटू और इक्वल टू तब तक प्रेस करते रहिए जब तक 1.4 ना आ जाए, और पहले इक्वल टू को स्क्वायर गिनना है, स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 पे। तो आप देखेंगे आपका जो n है वो कितना आ रहा है 17 ईयर्स, ठीक है जी। इसके बाद हाँ जी 17 ही आ रहा है। नेक्स्ट आप देखिए, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, कह रहा है एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट इज दिस एंड दिस, मतलब हर साल इतने पैदा होते हैं और इतने बच्चे डेथ हो जाती है पर 1000 नंबर ऑफ ईयर्स इन विच पॉपुलेशन विल बिकम डबल। आप पहले इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, या चलिए मैं पहले इसे इधर कर देता हूं, ध्यान से देखिए। बर्थ कितने लेते हैं 39.4, डेथ 19.4, तो नेट 20 बाय 1000 इंटू 100 कितना 2% नेट इंक्रीज। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है नेट 2%। अब ये 2% कंपाउंडेड, कुछ भी नहीं लिखा हो तो आपको मानना है कितने सालों में जो पॉपुलेशन है वो आपकी डबल हो जाएगी, वो आपसे पूछा गया। ध्यान से देखिए, अब वही पॉपुलेशन अगर मैं मान लूं इनिशियल पॉपुलेशन 100, तो मुझे फाइनल पॉपुलेशन क्या चाहिए 200। सो 200 फॉर्मूला वही, A इज P1 प्लस आई की पावर n, 200 100.02, n हमें निकालना है 2.02। अभी आप तब तक करते रहिए जब तक आपका 2 ना आ जाए, 0.02 इंटू स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। आप देखिए 1.999 आ चुका है 35 पर, तो 1.999 को ही आप ले सकते हैं।
तो 1.02 की पावर 35, 1.02 की पावर n, तो n के आगे आपका 35। ठीक है जी। चलिए इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से भी रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी एक आध बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखिए। अ मशीन द यूजफुल लाइफ ऑफ विच इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स। एक मशीन है जिसकी यूजफुल लाइफ 10,000 है, उसकी कॉस्ट है 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, तो स्क्रैप वैल्यू बतानी है एट द एंड। ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। आपको जो कॉस्ट गिवन है वो कितनी गिवन है? 10,000। जो आपको मशीन की कॉस्ट गिवन है वो आपको गिवन है कितनी? 10,000। अब 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम होती। ध्यान से देखिए, ऑन कैलकुलेटर इसे सॉल्व कर देंगे हम। -10% कितना आया? 9,000। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए 10% मुझे 10 साल तक वैल्यू कम करनी है, तो 10,000 माइनस 10%, एक साल के एंड में माइनस 10%, 2 साल के एंड में माइनस 10%, 3 साल के एंड में माइनस 10%, 4 साल के एंड में, 5 साल के एंड में, 6 साल के एंड में, 7 साल के एंड में, 8 साल के एंड में, 9 साल के एंड में, 10 साल के एंड में। तो 10 साल के एंड में वैल्यू क्या बची? 3486। कोई इसमें आपको पेपर पेन यूज नहीं करना, आपने देखा इसका आंसर क्या आ रहा है? 3486। और कैसे आया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं भाई। 10,000 रुपए इसकी वैल्यू है, 10,000 रुपए इसकी वैल्यू है। हर साल मुझे इसकी वैल्यू कितनी कम करनी है? 10%, तो माइनस 10%। एक साल 10%, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। 3486 इसकी वैल्यू आई। तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें एक बार एग्जाम के टाइम पे, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे ये। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट। क्या है ये प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू? चीजें हम सारी देख चुके हैं, बस उसी को थोड़ी नई टर्मिनोलॉजी दी गई है, आइए डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने 5,000 रुपीज डिपॉजिट किए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, टाइम है 3 इयर्स, और मैंने आपसे पूछा अमाउंट क्या होगा आफ्टर 3 इयर्स। मैंने आपसे पूछा। अब आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है? P 1 प्लस आई की पावर n, 5,000 1 प्लस 0.1 पावर 3। तो आपने इसे सॉल्व किया, यह आया 1.1 इंटू स्क्वायर क्यूब, 1.331 इंटू 5,000 6655। तो यह है आपका अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल बाद जो आपका अमाउंट है वो कितना है? 6655। नाउ प्लीज ध्यान से देखिए, आज आपने जो डिपॉजिट करवाए वो करवाए कितने? 5,000। बट 3 साल बाद वो अमाउंट हो कितना जाएगा? 6655। तो जो आज आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाया, अमाउंट डिपॉजिटेड टुडे, वो है 5,000, और उसी को हम टेक्निकली बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, या आपको P। अमाउंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना हो जाएगा? 6655। इसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, कि एक टाइम बाद इतना पैसा हो जाएगा, जिसको आपने बोला A। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास फॉर्मूला है A P 1 प्लस आई की पावर n, इसमें A किसका काम कर रहा है? A काम कर रहा है
फ्यूचर वैल्यू का, वेयर एज इसमें जो P है, P क्या है आपका? P है आपका प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ P निकालना है, दैट विल बी A 1 प्लस I की पावर n, P इज इक्वल्स टू A बाय 1 प्लस I की पावर n, और P यहां पर क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी। तो अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सपोज मैंने बोला फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रिसीवेबल आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये मैंने आपसे दिया क्वेश्चन। तो आप कैसे निकालेंगे? P is A, that is 10,000, 1 plus 10% is 0.1 पावर 3। जब रिसीवेबल है 3 साल बाद, वो अमाउंट हो गया एक तरह से। ये क्या हो गया आपका N, ये क्या हो गया R। I कैसे निकलता है? R by 100, आप लोग सीख चुके हैं मेरे साथ। So this will be 1.1 into square cube, 10,000 divided by 1.331. So 10,000 divided by 1.331, 7513। जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी? 7513। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने मेरे साथ सीखा, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एन्युटी के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल भी एज वेल एज थियरी भी। बहुत ध्यान से देखिएगा, 101% इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। नाउ प्लीज बी केयरफुल। सबसे पहले एन्युटी का मतलब क्या होता है? तो बच्चों एन्युटी का मतलब होता है रेगुलर अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल मतलब अगर आप एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स टाइम पीरियड पे या तो पे करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसको टेक्निकली एन्युटी बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कार लोन लिया हुआ है, सपोज कार लोन है 5 लाख रुपीस का, और आप इसकी EMI इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं 10,000 रुपीस, जो कि आपकी 5 सालों तक जाएगी। 5 सालों तक आपकी 10,000 रुपए महीने की EMI जाएगी, ठीक है जी। अब आप एक फिक्स अमाउंट कितना? 10,000, एक फिक्स इंटरवल पे, मतलब हर महीने पे आपको 10,000 रुपए पे करना है। तो एक फिक्स इंटरवल पर अगर एक फिक्स अमाउंट है तो वो क्या है? एन्युटी, चाहे आपको पे करनी है चाहे आपको रिसीव करनी है। तो यहां पर जो आप ये EMI पे कर रहे हैं, ये एक तरह से क्या है? मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो ये है एन्युटी। दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज हमने एक लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो है 10 लाख रुपए का, और उसका ईयरली प्रीमियम जाता है सपोज 50,000 रुपए का। तो ईयरली प्रीमियम जा रहा है 10 साल 50,000 रुपए का, और उसका जो टाइम पीरियड है वो है 12 साल। 12 साल तक ये प्रीमियम हमारा जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, 50,000 रुपए जाएंगे 12 सालों तक, हर साल जा रहा है, फिक्स अमाउंट है और एक फिक्स टाइम पीरियड पे जा रहा है। तो ये भी क्या है? एक तरह से हमारी एन्युटी। एन्युटी इज फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल या रेगुलर अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। एक और एग्जांपल देता हूं, आपने बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करवा रखे। अब रिकरिंग डिपॉजिट क्या होते हैं सर? रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है बच्चों? बैंक में आप चाहें तो एक अकाउंट खोल सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। उसमें क्या होता है, आपने कहा सपोज सर मैं हर महीने 2,000 रुपए, बैंक में आपने जाके बोला मुझे 2,000 रुपए महीना जमा करवाना है। तो आपने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला, उसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट ही डाल सकते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम।
और एक फिक्स टाइम तक ही डाल सकते हैं। जैसे मैंने अपना आरडी अकाउंट खुलवाया हुआ है 1500 रुपए महीने का, तो मैं 1500 रुपए महीने उस अकाउंट के अंदर डालूंगा। ना मुझे 1600 अलाउड है, ना मुझे 1400 अलाउड है, वो मुझे 1500 रुपए हर महीने डालने हैं। कब तक डालने हैं वो मेरी इच्छा है, वो मैं पहले ही बता देता हूं कि सपोज मेरे को आरडी अकाउंट 3 साल के लिए खुलवाना है, तो 3 सालों तक मैं हर महीने 1500 रुपए उसके अंदर डिपॉजिट करवाता रहूंगा। तो बेसिकली रिकरिंग डिपॉजिट भी एक तरह से क्या है, एन्युटी। रिकरिंग मतलब बार बार आप उसमें हर महीने जमा करवा रहे हैं। कितने जमा करवा रहे हैं, 1500 रुपए जमा करवा रहे हैं, और कब तक जमा करवाते रहेंगे, 3 सालों तक। तो वो भी एक तरह से क्या है, आपकी एन्युटी। तो एन्युटी का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा होता है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको यहां पर। सपोज आप रेंट पे करते हैं किसी स्पेस का 10,000 रुपए पर मंथ, और आप 3 सालों तक पे करेंगे, तो वो भी क्या है, एक तरह से आपका रिकरिंग डिपॉजिट। तो कहीं पर भी अगर रेगुलर अमाउंट है और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी। चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ एन्युटी की। एन्युटी कितनी तरीके की होती है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। इससे हमें ये पता लगेगा कि बेसिक लेटर ऑन कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। आइए, ब्रॉडली स्पीकिंग एन्युटी 2 तरीके की है, ऑर्डिनरी एन्युटी, जिसका दूसरा नाम होता है एन्युटी रेगुलर, और एन्युटी ड्यू, जिसका दूसरा नाम है एन्युटी इमीडिएट। ये है क्या, ध्यान से देखें। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है, फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड। फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ पीरियड। अब ये क्या है, फर्स्ट पेमेंट इज एट द एंड ऑफ पीरियड। देखिए, जैसे आपने लोन लिया, आज मैंने लोन लिया 5 लाख रुपए का, ठीक है, इसकी ईएमआई जानी है 10,000 रुपए पर मंथ। तो एक बात बताइए, अगर मैं आज 5 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं, आज टुडे, आज मैंने 5 लाख का लोन लिया, तो पहली ईएमआई भी क्या आज ही दूंगा, ऑब्वियसली 1 महीने बाद देना शुरू करूंगा। तो बेसिकली अगर आपने लोन लिया है सपोज 5 लाख रुपए का, ईएमआई है 10,000 पर मंथ, तो उसकी पहली ईएमआई आज नहीं जाएगी, 1 महीने बाद जाना शुरू होगी। इसे बोला जाता है एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक है जी। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, ऑर्डिनरी एन्युटी का। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल होता है रीपेमेंट ऑफ लोन्स। एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट, ये क्या होता है, फर्स्ट पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। फर्स्ट पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, ये क्या है, अभी मैंने आपको रिकरिंग डिपॉजिट समझाया था। आप बैंक में गए, अपने बैंक मैनेजर को बोला सर मेरा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल दीजिए। वो आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन अप जब कर देंगे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन अप करने के बाद पैसा जो उसमें होगा वो उसी समय मांगेंगे, 1 महीने बाद मांगेंगे, ऑब्वियसली उसी समय। ये थोड़ी ना मैं बैंक में अकाउंट ओपन करवाने गया, मैंने कहा जी मेरा आरडी अकाउंट खोल देना और मैं 1 महीने बाद पैसे जमा करवाने आऊंगा। फर्स्ट अमाउंट तो आपको उसी समय जमा करवाना पड़ेगा। तो यहां पर जो रिकरिंग डिपॉजिट है उसमें आपने फर्स्ट पेमेंट ऑन द स्पॉट करी या एट द एंड करी, सर ऑन द स्पॉट करी, बिगनिंग में करी, तो इसलिए मैंने बोला क्या उसे, एन्युटी ड्यू। दूसरा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए। आपने कोई इंश्योरेंस कवर लिया, लाइफ इंश्योरेंस लिया 10 लाख रुपए का, उसका प्रीमियम जाना है 50,000 रुपए महीना। मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, मैंने कहा भैया जी मेरा एजेंट, भैया जी मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए। अब भैया जी ने इंश्योरेंस तो कर दिया, उसके बाद प्रीमियम उसी समय देना पड़ेगा या कहूंगा 1 साल बाद लेना, उसी समय देना पड़ेगा बिगनिंग में। इंश्योरेंस प्रीमियम बीसी का एग्जांपल। अच्छा, जो हम रेंट पे करते हैं आज के टाइम पर,
आपने कोई जगह स्पेस किराए पे लिया, रेंट पे करना है, उसी समय करेंगे या 1 महीने रहने के बाद? सर एडवांस में देना पड़ता है बेटा, कलयुग है इसलिए एडवांस में देना पड़ता है। अदरवाइज पहले क्या होता था कि आप जाओ जगह में रहो, 1 महीना पूरा हो जाए उसके बाद रेंट पे करो, फिर अगला महीना हो जाए फिर रेंट पे करो। पहले एडवांस का सिस्टम नहीं चलता था। आजकल एडवांस का सिस्टम चलता है कि आप जैसे ही आपने स्पेस फाइनलाइज किया उसी समय पहले रेंट दीजिए, उसके बाद आपको चाबी मिलेगी घर की। बट पहले क्या होता था, आप रहिए आराम से, 1 महीने रहिए, फिर आपने रेंट दिया, फिर अगले महीने रहिए, फिर रेंट दीजिए। हमारे जो क्वेश्चंस हैं रेंट पेड के, कायदे से होने किससे चाहिए? इमीडिएट से, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे पहले रेंट लिया जाता है। बट आपके मॉड्यूल्स के अंदर जो भी क्वेश्चन गिवन है वो सारे के सारे रेंट पे के सतयुग के हिसाब से गिवन है। सतयुग मतलब पुराने जमाने के हिसाब से गिवन है। दैट इज एज पर ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी रेगुलर। मतलब अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे करना हो ऑब्वियसली होता इन द बिगनिंग है, बट पहले के जमाने में मैंने जैसा आपको बताया पहले एंड में पे किया जाता था, और उसी हिसाब से वही अप्रोच हम आपको देखेंगे सारे क्वेश्चंस के अंदर फॉलो अप की गई है। तो ब्रॉडली एन्युटी का मतलब हम समझ चुके हैं अब तक, रेगुलर अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, या तो हम पे कर रहे हैं या हम रिसीव कर रहे हैं। और दो एग्जाम, ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू, इसमें फर्स्ट पेमेंट होती है एट द एंड और इसमें होती है फर्स्ट पेमेंट इन द बिगनिंग। इसके एग्जाम्पल रीपेमेंट, रेंट पेड, इसके एग्जाम्पल रिकरिंग डिपॉजिट और इंश्योरेंस। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो आप हमेशा उसको क्या मानेंगे? ऑर्डिनरी एन्युटी। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको क्या मानेंगे? ऑर्डिनरी एन्युटी। आप उसे एन्युटी ड्यू अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करेंगे।